नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। भारी बारिश के बीच खटीमा पहुंचे सीएम धामी। निजी आवास पर सीएम धामी ने सुनी समस्याएं, जनता की समस्याओं को सुनकर किया निराकरण। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सीएम धामी जो है पहुंचे हैं और निजी आवास पर सीएम धामी ने सुनी है समस्याएं। बता दें, जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण किया। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि भारी बारिश के बीच में सीएम जो है वो पहुंचे हैं खटीमा और खटीमा में निजी आवास में जनता की समस्या सुनी, इसी के साथ उनका निराकरण भी किया। तो सीएम धामी अक्सर आम जनता से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। एक बार फिर से खटीमा से ये तस्वीर निकल के सामने आई है, जहां भारी बारिश के बीच सीएम धामी जो है खटीमा पहुंचे हैं। वहां पे निजी आवास में जनता की समस्याएं सुनी है और जनता की समस्याओं का निवारण किया है और इसी के साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से समस्या है उनका निवारण किया जाए, उनको हटा दिया जाए, जनता की समस्या दूर की जाए। तो तस्वीरें आपके साथ सीधे खटीमा से हम शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से सीएम धामी खटीमा पहुंचे हैं भारी बारिश के बीच और उस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और किस तरीके से जनता ने उनको घेर रखा है, उनसे अपनी समस्या बता रही है जनता। तो सीएम धामी साफ तौर पे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, छाता लेकर वो वहां पे पहुंचे और निजी आवास में पहुंच के वो उन्होंने जनता की आम लोगों की समस्याएं सुनी हैं। तो देखिए, तस्वीरें साफ तौर पे बता रही है किस तरीके से जनता की समस्या जो है सीएम धामी ने सुना है खटीमा में। ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभी देखिए, तस्वीर साफ तौर पे बता रही है कि किस तरीके से समस्या सुनी है सीएम धामी ने खटीमा में पहुंच के भारी बारिश के बीच। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले अधिकारियों के साथ बातचीत की, जो वहां पर आयोजित कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में शिरकत कर उसके बाद आम जनता की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को सुनने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित गति से समाधान यहां पर किया जाए, ताकि जनता को दोबारा से फिर किसी अधिकारी के कार्यालय पर या सरकार के दफ्तरों के आगे न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार का जो मूल मंत्र है, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण का जो मूल मंत्र है, उसको लेकर काम यहाँ पर करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो इन जनताओं की जो समस्या, उन समस्याओं को दूर करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लगातार धामी सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है और आगे बढ़ने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर में जो G20 का जो कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें विभिन्न देशों के कई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचेंगे, उस बैठक की तैयारियों के बाबत अधिकारियों से बातचीत वहां पर की, उनसे समीक्षाएं वहां पर की और तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी किसी जनपद के प्रवास पर होते हैं तो आम जनता से मिलने का उनका सीधे तौर पर सीधा संवाद रहता है, जनता से सीधी बातचीत करते हैं, ताकि जो जनता की समस्याएं उनका निराकरण भी हो सके और सरकार को एक फीडबैक भी मिल सके कि सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ धरातल पर किस रूप में जनता को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जनता के बीच पहुंच के सीएम धामी खुद नजदीक से उनकी समस्या जानते हैं और ये पहली बार नहीं है अभी जब ये जनता के बीच पहुंचे। हमने देखा पिछले दिनों भी पिथौरागढ़ हो, खटीमा हो या फिर हरिद्वार हो, हर जगह वो सुबह मॉर्निंग वॉक के जरिए भी निकलते हैं और जनता के बीच जाके उनकी समस्या सुनते हैं, उनका निस्तारण भी करते हैं। देखिए, ये वही मुख्यमंत्री है जिसे युवा मुख्यमंत्री के खिताब से यहाँ पर नवाजा जाता है। युवा मुख्यमंत्री का सीधा कर्तव्य आप ये समझ सकते हैं कि जब वो जनता के बीच में होते हैं तो फिर जनता के आम व्यक्ति की तरह वहाँ पर रहने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने जब भी जनपदों में अपना प्रवास कार्यक्रम आयोजित किया तो उन्होंने किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रहने के बजाय होम स्टे में रहने का उचित यहाँ पर निर्णय लिया था। होम स्टे में रहकर वो सीधे तौर पर बड़ा मैसेज देने का काम यहाँ पर करें कि जो राज्य में जो सैलानी आए, राज्य में जो पर्यटक आए, वो कम से कम होम स्टे के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को समझने का काम करें।
यहाँ पर अपनी यात्रा का कुछ निवेश करें ताकि स्थानीय जनता को लाभ यहाँ पर मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा दौरे पर थे तो उन्होंने साफ तौर पर जब मौसम खराब था तो उस खराब मौसम के बीच में भी छाता लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनताओं की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि अगर ऐसी बारिश पर अगर जनता उन तक पहुंच रही है, अपनी समस्याओं को बता रही है, तो फिर अधिकारियों को तत्काल त्वरित गति से काम वहां पर करना चाहिए। जो समस्याएं जनता के, उन समस्याओं का निराकरण वहां पर करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर कई बार अधिकारियों को अपने संबोधनों में इन सब चीजों के निर्देश भी दिए। अपने अभिभाषणों में भी उन सब चीजों का जिक्र किया है कि सरकार जो राज्य में काम कर रही है वो सरलीकरण और समाधान और निस्तारण के मूल मंत्र को लेकर आगे चल रही है, यानी कार्यों की जीरो पेंडेंसी होनी चाहिए। जो जनता की समस्या है उन समस्याओं पर अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए, यानी जो जरूरी समस्या है जिसका जल्द समाधान होना चाहिए, जिससे कई राज्य की जनता लाभान्वित हो सकती है, उस समस्या का पहला निराकरण होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को कैटेगराइज कर उनके समाधान के लेकर बातचीत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में अलग अलग अधिकारियों की तैनाती वहां पर करी है। चाहे खटीमा का क्षेत्र हो या चंपावत का क्षेत्र हो या फिर देहरादून क्षेत्र, हर जगह मुख्यमंत्री की जो कैंप कार्यालय है उन कार्यालयों में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि जनता की जो समस्या है उनका त्वरित गति से समाधान हो सके। विकास की जो योजना है उन योजनाओं का धरातल पर इम्प्लीमेंट हो सके और उन विकास की योजनाओं का जल्द से जल्द जनता को लाभ मिल सके, उनकी समीक्षाएं त्वरित गति से हो सके। तो उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश और इसका लाभ भी देखने को मिल रहा है। जब राज्य की जनता मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करती है, मुख्यमंत्री जब किसी जनपद के प्रवास कार्यक्रम पर होते हैं तो जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो आम जनता से उनके कुशल क्षेम वो जरूर पूछते हैं। जो वहाँ के स्थानीय जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों का सेवन करते हुए भी वो नजर आते हैं ताकि बड़ा मैसेज उसका जाने का है। और कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो स्थानीय जनता होती है वो अपनी तरफ से कुछ उपहार स्वरूप देने का काम भी करती है, उन्हें बताती है कि किस प्रकार से जो उनकी योजना उन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार जनहित के काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी सरकार की जो योजनाएं होंगी वो आम जनता से जुड़ी हुई, उनके विकास से जुड़ी हुई योजनाएं ही होंगी जो धरातल पर उतरती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, आम जनता के बीच पहुंच के उनकी समस्याओं का निस्तारण करना, उनकी समस्या सुना, ये वाकई में बहुत तारीफे काबिल है। लेकिन अगर बात की जाए वो खटीमा दौरे पे हैं तो आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, सीएम धामी का क्या अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री दोपहर बाद देहरादून में यहाँ पर पहुंचेंगे। देहरादून में पहुंचने के बाद वो शाम 5 बजे से जो धामी सरकार की जो कैबिनेट बैठक है उस कैबिनेट बैठक में वो यहाँ पर शामिल होंगे। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय आज यहाँ पर लिए जा सकता है। मुख्यमंत्री का जो नैनीताल का जो कार्यक्रम था वो खराब मौसम के चलते स्थगित हो चुका है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कुछ देर बाद अब से देहरादून में यहाँ पर पहुंचेंगे और शाम 5 बजे से सचिवालय में जो कैबिनेट बैठक आयोजित होगी उस कैबिनेट बैठक में मौजूद रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 28 और 30 मार्च के बीच रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ तैयारियों की लेकर समीक्षा भी बैठक की और इस मौके पर सीएम धामी ने तमाम अधिकारियों से G20 की तैयारियों की पूरी जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। और एलोपैथी को लेकर अक्सर विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से एलोपैथी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बार हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर कहा है कि जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियों को हमारे द्वारा शीर्षासन कराया गया है उसी तरीके से एलोपैथी को भी जमीन में हम इतना गहरा गाड़ देंगे कि बहुत दिनों तक इसको सांस नहीं आएगी। स्वामी रामदेव ने कहा है कि आयुर्वेद का वर्तमान और भविष्य स्वामी रामदेव है। एलोपैथी लोगों को और ज्यादा बीमार बना रही है। कोरोना की भी दवाइयां हमने तैयार की थी, एलोपैथिक कोरोना की दवा अभी तक नहीं खोज पाई है। एलोपैथी में सर्दी जुकाम से लेकर के कफ कोल्ड से लेकर के भी कोई छोटा सा नए नए नाम रखते हैं, S3N2। अरे S3N2 तो है, तेरे पास दवा क्या है भैया बता। इनके पास में कोई दवाई नहीं है, न सर्दी की, न जुकाम की, न बुखार की। कोरोना बीत गया, अब तक दवा नहीं बना पाए, उसकी भी पहली दवाई हमने बनाई। 25% लोगों को
फैटी लीवर हुआ तो एलोपैथी ने किया है। आज लोगों की किडनी फेल है तो आयुर्वेद की भस्मों से नहीं कि हमने सारे रिसर्च करके दिखा दिया है, वो एलोपैथी की दवाइयों से हुई। जारी जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए रामदेव बाबा का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया एलोपैथी को लेकर। बिल्कुल, बाबा रामदेव एक दिन पूर्व यहाँ जो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम था उसमें मंच से जब बोल रहे थे, एक बार फिर उनके मुंह से एक विवादित बयान यहाँ पर निकला है, जिसमें उन्होंने जिस तरह से एमएनसी जो कंपनियां हैं उनको लेकर टक्कर देने की बात कही है कि उन्होंने जिस तरह से पतंजलि योग है जिस तरह से उनको टक्कर दी है हर फील्ड में, उसी तरह से अब आयुर्वेद जो है वो इंग्लिश जो दवाइयां हैं जो विधा की इंग्लिश दवाइयों की विधा की जो फील्ड है उसको भी जमींदोज यहाँ पर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जिसका हालांकि जो विरोध भी सामने अब आने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से बाबा रामदेव ने ये मंच से बयान दिया है तो कहीं ना कहीं एक नए विवाद को यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से जन्म दिया है। जी, और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, क्योंकि देखिए एलोपैथिक के लिए ये भी कहा गया है स्वामी रामदेव की तरफ से उनको जमीन में इतना गाड़ देंगे कि सांस नहीं आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने मंच से एक जिस तरह का बयान दिया है एलोपैथिक को लेकर, वही एलोपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी इसका जो विरोध है आईएमए के द्वारा यहाँ किया गया है। वहीं साथ ही उनको कहा गया है कि ये जिस तरह से बाबा रामदेव ने बयान दिया है उस पर वो माफी मांगे। हालांकि एक पहले भी इस तरह का जो बयान है बाबा रामदेव पहले दे चुके हैं कि जिसमें उनको आईएमए की तरफ से उसका विरोध झेलना भी पड़ा था। एक बार फिर से बाबा रामदेव ने जो कल एक दिन पूर्व इस तरह का बयान दिया है और आईएमए फिर से उनके बिल्कुल लगातार विवादित बयान ऐसा स्वामी रामदेव की तरफ से दिया जाता रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकास चौहान। तो देखिए स्वामी रामदेव की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि एलोपैथिक को हम जमीन में इतना गाड़ देंगे कि उनको सांस भी नहीं आएगी। तो हमारे साथ इंडिया वॉइस पे डॉक्टर विकास ठाकुर जुड़ चुके हैं जो कि होम्योपैथिक के समर्थक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। देखिए किस तरीके से रामदेव बाबा की तरफ से ये बयान दिया गया है कि होम्योपैथिक को हम इतना जमीन में गाड़ देंगे कि उनको सांस भी नहीं आएगी। जी, मैं तो इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी पैथीज हैं सभी पैथीज का अपना अपना एक स्थान है। कोई पैथी किसी दूसरी पैथी का स्थान नहीं ले सकती। हर एक पैथी का एक स्कोप होता है और हर एक पैथी की एक लिमिटेशन होती है। तो इससे हर एक पैथी को एक दूसरी पैथी का सम्मान करना चाहिए। एलोपैथी को भी होम्योपैथी, आयुर्वेद और जितने भी हमारी और अलाइड पैथीज है सभी का सम्मान करना चाहिए और हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। जी, हमारे साथ डॉक्टर केपी जोशी भी जुड़ चुके हैं जो कि चेयरमैन है चारधाम अस्पताल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया वॉइस पर। हाँ, नमस्कार सभी लोगों का। जी देखिए, स्वामी रामदेव की तरफ से ये भी बयान दिया गया है कि होम्योपैथिक को हम जमीन में गाड़ देंगे। और देखिए किस तरीके से मैंने जो है कोरोना की दवाई निकाल दी है, ढूंढ निकाली है, लेकिन होम्योपैथिक ने अभी तक कोरोना की दवाई नहीं निकाली। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सभी धर्मों का सम्मान, सभी पैथीज का सम्मान हमें करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो रेमेडीज हैं, चाहे वो रामदेव जी हो, हमें होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, हम सभी जन कल्याण के लिए बने हैं। हम किसी व्यक्तिगत उसके लिए नहीं बने हैं या हम किसी समुदाय के लिए नहीं बने। हम तो पूरे जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है उसके लिए बने हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम सभी लोग उसके लिए मिलकर काम करें। और मैंने बहुत पहले एक प्रपोजल दिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था और काफी जनता से भी हमने ये अपील की थी कि हमको एक नया सिस्टम AAY एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और योग को मिला के बनाना चाहिए, जिसमें हमें सबकी बेनिफिशियल चीजें, मतलब जो हमारे फायदे की चीज है उसमें हमें उसको इंक्लूड करना चाहिए। अब जैसे एलोपैथिक में साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं और आयुर्वेदिक की अपने लिमिटेशन है, लेकिन योग सबके लिए फलीभूत है। तो अगर हम ये इसकी वो बना दें और सबके अच्छे अच्छे पॉइंट ले लें तो ये हमारी जनता, हमारे देश और पूरे विश्व के लिए अच्छा रहेगा। इससे बजाय कि हम आपस में लड़ते रहें या एक दूसरे की बुराई करें, ये नहीं होना चाहिए। जी,
ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर कि किस तरीके से जब बाबा ने ऐसा बयान दिया है तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों में क्या डिफरेंस, क्या भेदभाव है दोनों में? देखिए, भेदभाव कहीं कुछ नहीं है, सबके अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन हमारे एलोपैथी जो वो तत्काल इलाज के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ साइड इफेक्ट काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे आयुर्वेदिक में कई डोज टाइट्रेशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा अभी इस पर शोध नहीं हो पाया है, तो ये हमें सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। होम्योपैथिक दवाइयों का अपना वो है जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर हमारा ये मानना है कि सभी पैथीज के अच्छे पॉइंट यानी बेनिफिशियल पॉइंट जनता के लिए लाए जाने चाहिए और इसमें एक तरह का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जी, होम्योपैथिक के समर्थक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विकास ठाकुर। देखिए, होम्योपैथिक के सबसे अच्छे पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं जो जनता के लिए कारगर साबित होंगे? देखिए, होम्योपैथी में जैसे इस समय सबसे इतना वायरल फीवर फैला हुआ है, इन्फ्लुएंजा जो H3N2 वायरस की इतना इस समय धूम मची हुई है और सभी लोग इससे ग्रसित हैं। सभी परिवारों में अधिकतर सदस्य पीड़ित हैं, खांसी जुकाम बुखार, और ये खांसी जुकाम बुखार लगभग हफ्ते से भी ज्यादा ले रहा है और उसके बाद वीकनेस भी बहुत आ रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं को कि आप लोग अगर इस समय होम्योपैथिक औषधि लें इसके लिए, तो आप 2-3 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। सभी वायरल डिजीजेस की, वायरल इन्फेक्शन की बहुत बेहतरीन दवाइयां होम्योपैथी में हैं। ये होम्योपैथी की स्ट्रेंथ है। तो इसमें होम्योपैथिक दवाइयां आमतौर पर आजकल नक्स वोमिका, लैक्सीमियम, आर्सेनिक एल्बम, ये दवाइयां हैं जो खूब काम आ रही हैं। ये पेटोरियम परफोलिएटम, ये हमारी दवाइयां हैं। तो आप अपने निकट जो भी होम्योपैथिक चिकित्सक हो, क्वालिफाइड होम्योपैथिक चिकित्सक हो, उनसे संपर्क करें। और हमारे अपने हरिद्वार जनपद में सरकारी जो अस्पताल है, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय है, वहाँ पे बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनसे संपर्क करें। यहाँ हमारे जो चिकित्सालय है सरकारी, उसमें तो आपको दवाइयाँ भी निःशुल्क प्राप्त होती हैं, परामर्श भी निःशुल्क प्राप्त होता है, दवाइयाँ भी सरकार की तरफ से दी जाती हैं निःशुल्क। तो इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता कि आपको निःशुल्क दवाई भी मिल रही है, परामर्श भी मिल रहा है और दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। जी, डॉक्टर केपी जोशी और डॉक्टर विकास ठाकुर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का आगे कितना बड़ा रोल होता है, जो कि इंसान बीमार होता है उसके लिए दोनों कितने कारगर साबित हो सकते हैं और कितने कारगर साबित होते भी है। तो आपने सुना किस तरीके से स्वामी रामदेव बाबा की तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि होम्योपैथिक को जमीन में गाड़ देंगे ताकि उनको सांस तक नहीं आ पाएगी। बुलेटिन में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला शुगर मिल का देर शाम उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंधक निदेशक उदयराज सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान चीनी की शानदार रिकवरी होने पर मिल के ईडी डीपी सिंह और कर्मियों की सराहना की। बता दें कि इस बार पेराई सत्र के किसानों को किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं आई, जबकि मिल का संचालन भी बहुत शानदार तरीके से हुआ, जिस कारण किसानों ने साफ सुथरा गन्ना मिल को सप्लाई किया, जिसका नतीजा चीनी का उत्पादन बढ़ा और शानदार रिकवरी आई। चीनी मिल शुरुआत में तैयार हो रहे तब मैंने भ्रमण किया था और कई चीज़ों का, नई चीज़ों का करने के लिए मैंने निर्देश दिया था। बट आज चूँकि मुझे समय मिला तो मैंने कहा कि एक बार चल के मैं औचक रूप से भी देख लूँ कि मिल की पोजीशन क्या है, गन्ना किसानों की स्थिति क्या है, गन्ना कितना आ रहा है। अधिकारियों से वार्ता करके हर चीज़ों की जानकारी लिया कि जो हमारे नए जीएम डीपी सिंह आए हैं इस पेराई सत्र में, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और उस काम करने के जो हमारे आंकड़े हैं वो भी अपने आप में बताते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और केदारनाथ आपदा का जिक्र होते ही ग्लेशियर्स झीलों की खतरे पर बहस तेज होती जा रही है। खास तौर पर
हिमालयी राज्य इसको लेकर ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहा है। हालांकि इन हालातों में आने वाली बाढ़ का खतरा दिल्ली, यूपी और हरियाणा तक के लिए भी मुसीबत बन सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हिमालय क्षेत्र में सैकड़ों झीलें होने के बावजूद उत्तराखंड में सब ऑल इज वेल है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के दौरान उत्तराखंड की 1263 झीलों को मानव बस्तियों के लिए खतरा नहीं माना गया है, जिसके बाद न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी राहत की सांस ले सकते हैं। उसमें हमें जो है लगभग हमने जो है 1200 मैपिंग की थी। तो 1263 लेकों में से लगभग जो है करीब करीब 800 लेक तो हमारे सुपर ग्लेशियर लेक थी। सुपर ग्लेशियर लेक वो होती है जो ग्लेशियर के ऊपर बनती है, उधर आइस बॉडी बनती है, और वो एक टेम्परेरी लेक होती है। वो उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर के ज़्यादा मेल्ट होने में इन लेकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राह नहीं है, ग्लेशियर लेक की संख्या बढ़ रही है। और हमने पूरा उत्तराखंड की ग्लेशियर लेक की थी। उसमें हमें फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।